आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में एक बार फिर से मुद्दा उठाया है भ्रष्टाचार का, यानी कि आयुष्मान कार्ड में किस तरीके से झूल सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार के मसले पर देश की राजनीति में घमासान मचा है। ऐसे में देश के जरूरतमंद नागरिकों को इलाज की सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आ चुका है। हालांकि इसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है के न्यूज की तरफ से। प्राइवेट अस्पताल मनमानी पर उतारू हैं। ताजा मामला लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल मेडिसिन हॉस्पिटल का सामने आया है। हॉस्पिटल में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। दरअसल आयुष्मान कार्ड के नाम पर प्राइवेट अस्पताल पैसा वसूल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कैग की रिपोर्ट में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया तो हड़कंप मच गया था। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कैग ने इस योजना को लेकर जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया गया था। यही नहीं, ABPMJY इस स्कीम की अगर बात करें तो 9 लाख से ज्यादा लाभार्थी तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए पाए गए हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे और चर्चा करेंगे। रिकॉर्ड तलाश किया जाता है।
आमतौर पर किसी लाभार्थी का मोबाइल नंबर गलत निकलता है या फिर ई कार्ड खो जाता है तो लाभार्थी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और फिर योजना के दायरे में आने वाले अस्पताल इलाज देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यही बड़ी धांधली की गई है। दरअसल इस स्कीम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन डेस्क से कांटेक्ट किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए ई कार्ड की जरूरत भी नहीं होती। कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि BIS डेटाबेस के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आयुष्मान जो ये योजना है किस लिए लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई, मुझे लगता है हर एक शख्स को पता है। 1 अप्रैल 2018 को इस योजना को लॉन्च किया गया और इस लिहाज से किया गया कि इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको मिल सकेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है और बड़ी बात यह है कि हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं, हम सब मनाते हैं। और ये योजना किस तरीके से धरातल में काम कर रही है उसकी एक तस्वीर सामने आई है। हालांकि कुछ दिन पहले कैग की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि एक ही नंबर पर किस तरीके से ये जो योजना का लाभ है वो दिया जा रहा है। एक ही नंबर कम से कम 7 से 8 लाख लोगों को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, ये भी एक अहम सवाल है। अब एक तस्वीर आज सामने आ रही है कि अगर आयुष्मान कार्ड धारक है तो उसे इलाज मुहैया होना चाहिए, लेकिन वो जाता है अस्पताल में, फिर वहां पर इलाज नहीं मिलता है, उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या ट्रॉमा सेंटर में आयुष्मान जो कार्ड है जिसके पास, जिसके तहत ये योजना लाई गई, क्या वहां पर ये वैलिड है? और अगर वैलिड है तो इलाज होना चाहिए। लेकिन क्या है पूरी कहानी, ये भी आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि अपनी आंखों से इस कहानी को हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र राजू जी, और बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी जी। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में, बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? मैंने ये देखा कि एक श्री नारायण शुक्ल जी हैं, सीनियर सिटीजन थे, वृद्ध थे, उनको जो है कुछ दिन से तबीयत उनकी खराब हुई। वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, परिक्रमा करने के बाद सीतापुर आए। क्योंकि उस परिवार को मैं जानता हूँ, बहुत गरीब और बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं और किसी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। वो सीतापुर अस्पताल में गए, कई दिन तक उनका इलाज वहां पर चला। डॉक्टरों ने बताया कि भाई यहाँ पर उनकी नसें सिकुड़ी हुई। इसके बाद कल उनको वहां से रेफर कर दिया गया KGMC ट्रामा सेंटर के लिए। KGMC ट्रामा सेंटर में वो आए। हालांकि वहां पर मैंने भी कोशिश की कि जो भी संबंधित डॉक्टर हो एक बार बात कराइए कि आखिरकार आयुष्मान कार्ड धारक हैं और भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुपालन में प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी में, जहां उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा का पूरा भार देख रहे और बहुत सख्त भी चल रहे हैं आजकल माननीय ब्रजेश पाठक साहब, उन सबका मैंने का हवाला देकर के उन डॉक्टरों से मेरी बात कराइए कि आयुष्मान कार्ड को आखिरकार क्या परेशानी आ रही है। बहुत देर तक वो व्यक्ति वहां पर स्ट्रक्चर पर पड़ा रहा। वो तो वहां के CC फुटेज आप निकलवाएंगे तो सब पता लग जाएगा। श्री नारायण शुक्ला जी बहुत ज्यादा देर तक जब परेशान रहे, उनसे कहा गया ये जांच कराइए। बोले अगर इनके ब्रेन से संबंधित मामले हैं तो उसके लिए CT स्कैन कराइए, ये दवा लाइए। फिलहाल मरीज जब हर थक गया तो उसने अपने एक परिचित व्यक्ति के माध्यम से अपने जो आयुष्मान कार्ड धारक अस्पताल भी यहाँ पर चल रहे हैं राजधानी में जी, तो उनसे संपर्क किया गया। तो वो मेडिसन हॉस्पिटल जो है प्राइवेट लिमिटेड में जाकर के उनको बताया और जिसने बताया था उन्होंने बताया कि नहीं साहब हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। उन्होंने व्हाट्सएप पर उनको आयुष्मान कार्ड को उनके जो प्रबंधन देख रहे हैं माननीय अंशुमान भी उनका नाम है, अंशुमान जी को भेज दिया। हमको दोपहर में उनके परिजनों और तमाम लोगों का फोन आया
कि राघवेंद्र जी ऐसा ऐसा है और हालत समझ में नहीं आ रही है, हमें दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं और इलाज का पैसा भी देना पड़ रहा है। जी मैंने कहा ठीक है, मैं तमाम अपने जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए मैं अस्पताल में गया। मैं अस्पताल में गया तो हमको प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों से मैंने पूछा, भाई क्या मामला है, जी क्या डायरेक्टर साहब से मिल सकते हैं? बोले वो तो किसी भी तरीके से चले जाते हैं दोपहर जी। में, आज शनिवार भी है। तो मैंने कहा एक मरीज ऐसे भर्ती है, सीतापुर में है, कभी वो पुलिस के लोगों का खाना बना करके खिलाया करते थे। वो श्री नारायण शुक्ल जी जो हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भर्ती जी। हैं, और हमने कहा आयुष्मान कार्ड उनका, तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड उनका हमको रात को भेजा गया था, लेकिन रात को अपडेट नहीं हो सकता, इसलिए हमने कह दिया था सवेरे अपडेट होगा। जी फिलहाल हमने उनकी बातों को सुना। मैंने कहा कि आपके कोई, बोले नहीं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक नहीं है तो आखिरकार उनके जो लोग हैं, स्वजन हैं, आखिरकार आप वेंटिलेटर पे लिए हुए हैं जी और आप आयुष्मान कार्ड भी आप उसको नहीं मान रहे, तो कितने का बिल बनेगा, कितना लंबा तगड़ा बिल कैसे वो देंगे? जी तो तमाम चीजों पर फिर उन्होंने देखा कि ये पत्रकार हैं, उन्होंने हमारा विजिटिंग कार्ड लिया, जी देखा सोशल तमाम संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जी और उसके बाद जो है हमने कोशिश किया कि हम अपने चिकित्सा राज्य मंत्री महेंद्र नारायण सिंह जी जैसे उनके व्यक्तिगत संबंध भी हैं, मैं उनसे फोन करके ये सब बातें बताऊं जी कि आखिरकार आयुष्मान कार्ड धारक को यहाँ से क्यों इलाज नहीं मिल रहा है। जी वहाँ के प्रबंधन का ये कहना था, नहीं साहब, हमने कहा बाहर गेट पे आप इतना बड़ा बोर्ड लगाए हैं कि जी। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आपको मैंने सारे फुटेज भेजे हुए हैं, सारी चीजें आपको भेजी हुई हैं। और उसके बाद फिर हमने जो है माननीय ब्रजेश पाठक साहब को फोन मिलाने की कोशिश की, जी उनसे बात नहीं हुई, तो हमने उनके सलाहकार जो हैं माननीय अग्नोत्री जी, जो उनके जनसंपर्क अधिकारी भी हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया, तुरंत फोन जाते ही उन्होंने उठाया और बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। और रिप्लाई के बाद उन्होंने कहा सारी चीजें हमारे पास भेजिए और आयुष्मान कार्ड धारक को इलाज मिलेगा। लेकिन हमने कहा मिल नहीं रहा है, लेकिन तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। आपने सवाल नहीं किया, आपने सवाल नहीं किया कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किसके लिए ये योजना आई है? या वो ऑडियो आपके के न्यूज पर है, और उस के न्यूज के ऑडियो में आप देखेंगे मैंने सवाल भी किया, और जो वहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर अंशुमान अपना नाम बताया था मुझे, बिल्कुल पैनल से कहेंगे कि वो ऑडियो और वो जो क्लिप्स हैं, जो वीडियो आए हैं, उनको चलाया जाए। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड धारकों को ये किस लिए ये योजना लाई गई, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये योजना लाई गई कि हर बेसहारा को एक सहारा मिल सके। अगर वो सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पर, तो उसे इलाज कराने के लिए एक जो राशि है, जो एक लिमिटेशंस उस कार्ड के तहत दी गई है कि 5 लाख तक का इलाज वो मुफ्त में करा सकता है। लेकिन इस बीच कितनी जद्दोजहद एक गरीब इंसान को उठानी पड़ती है, और बिचौलिए, ये दलाल किस तरीके से उनका यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को ये कहना छोड़ देना चाहिए कि ये योजनाएं जो हैं हम गरीब जनता के लिए लेकर आए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी योजनाएं धरातल में किस तरीके से काम कर रही हैं। इसको लेकर दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अवधेश यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं, राजेश द्विवेदी जी। ये योजना और ये पूरी कहानी आपने सुनी राघवेंद्र जी की जुबानी, ये कहानी कुछ बयां कर रही है आपसे? ये इस टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री राघवेंद्र जी ने बताया है कि आयुष्मान कार्ड के धारक परिवार को जो है इसका लाभ नहीं मिल पाया, ये दुखद घटना है। और निश्चित है ऐसे भी जो भी वहाँ के प्रबंधक हो या जो डॉक्टर हैं, यदि गलत तरीके से रूप से उनका इलाज नहीं किए तो उनके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई होगी, जिसकी जानकारी यदि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को होती है या हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को होती है, तो तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और जो कि आयुष्मान कार्ड के धारक हर परिवार का जो 5 लाख रुपए का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है,
जिसको हमारे भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब परिवार के लिए जो इलाज संभव नहीं था, जो लोग अपने बहन बेटियों के गहने तक बेचे, आज भी बेचे जा रहे हैं राजेश जी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, एक ही नंबर कैसे कितने लाख लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया गया, कैसे संभव है। और यहाँ पर अस्पतालों की भी मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन के बिना मिलीभगत के ये काम संभव नहीं हो सकता है। और ये कह देने से ये एक सरकारी बयान सा अब लगने लगा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैडम उसी विषय पे मैं आ रहा हूँ जी। तो यह जो माननीय श्री वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है और इलाज के जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके इस विषय को गंभीरता से लेकर के कमेटी जांच करनी चाहिए, करेगी और निश्चित है जो दोषी होगा उसके सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चलिए, इस जवाब से थोड़ा सा संतुष्टि मिलती हुई कहीं नजर आ रही है राघवेंद्र जी? मुझे तो संतुष्टि नहीं है। जैसा आपने बताया, लेकिन ये सच है कि इतनी लंबी प्रक्रिया में ये जांच का विषय है। हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि सीतापुर से जो व्यक्ति रिफर होकर के ट्रामा सेंटर लखनऊ आता है, तो क्या कोई वहां पर ऐसा सीक्रेट जो है वो चल रहा है, रैकेट तो नहीं है कोई। ये तमाम बातें आज उभर करके सामने आने लगी। ये तो निश्चित तौर पर है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं और मुझे जानकारी मिली है कि आज हरियाली की सीट पर श्री नारायण जी शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं कि निश्चित तौर पर उनको अगर बेहतर इलाज वहां से लेकर के यहाँ तक जो नस उगड़ने की बात कही गई थी, आखिरकार उनकी मौत के क्या कारण बने, तो ये तो जांच के बाद ही सारी चीजें आएंगी। लेकिन कहीं लापरवाही नजर आती है, क्योंकि जब आयुष्मान कार्ड धारक सीतापुर से लेकर के ट्रामा सेंटर और ट्रामा सेंटर के लेकर के प्राइवेट अस्पताल तक जाता है, तो इस जाने के बाद में भी उसको अगर पैसे देने पड़ रहे हैं तो ये बहुत गंभीर समस्या है। और ये एक नहीं, तमाम मुद्दे ऐसे आ सकते हैं। ये निश्चित तौर पर है कि उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, वो जानते थे कि राघवेंद्र जी जनहित से जुड़े मुद्दे पर हमेशा सक्रिय रहते हैं, और मैं पत्रकार होने के नाते ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक साहब से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करूंगा कि इस पर एक बहुत बड़ा जांच कराया जाए, और जो बाहर बोर्ड लगे हैं या तो उनमें इंगित किया जाए कि भाई कौन कौन सी चीजों का यहाँ इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। अब आप भर्ती करने के बाद तमाम बातें बिल्कुल, मरीजों को बिल बनाने के बाद आप कह देते हैं कि अब 5 लाख आपका बिल बन चुका है और यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं हो सकता है। और अब सवाल उस परिवार के सामने कि आखिर हम कैसे इस बिल को चुकता करें, जो एक दिन के खाने के लिए सोचता है कि हम अपना पेट का भरण पोषण कैसे करें, तो वो इतना लाखों का बिल कैसे पे कर पाएगा, बड़ा सवाल है ये। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। राज शर्मा जी, आपका ये जो आयुष्मान योजना है और जिस तरीके से काम कर रही है, हालांकि हर एक योजना का कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है कि जो पात्र हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं पात्र हैं उन तक ये योजना जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आ रहा है ये, क्या कहेंगे? मैं सोनी जी सबसे पहले तो एक बात कहता हूं, क्षमा के साथ कहता हूं कि ये विषय वैसे तो राजनीति करने का नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक ही लोग इस देश को चला रहे हैं तो इसलिए राजनीति ही बात हो जाती है। मुझे बड़ी शर्म आती है, मैंने पिक्चर पे सुना था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आज राजेश त्रिवेदी जी को मैं आज चौथी बार देख रहा हूं। ये हर कांड के पीछे कहते हैं ये जांच का विषय है, और आज जब ये अपनी वावक्ता दे रहे थे तब भी ये उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के गुणगान कर रहे। ये इस देश की सबसे बड़ी घृणित स्थिति है कि एक गरीब का इलाज नहीं हो पाता। और सीतापुर से लेकर लगभग 100 किलोमीटर, राजेश जी थोड़ा सा सुनने की आदत डालेंगे, ये राजनीति बात नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति लोग कर रहे तो आई जाती है। 100 किलोमीटर तक उसे इलाज नहीं मिला और वो मर गए। और राजेश द्विवेदी जी बड़े आसानी से कह देते हैं ये जांच का विषय है। मुझे ये बताओ जांच कब तक चलेगी? आदमी तो चला गया ना। क्या राजेश द्विवेदी जी की जांच इस शुक्ला जी को अगर वापिस ला सकती है? इस बात का कोई गवाही देंगे हमें? इस बात की जुबानी देंगे कि वो व्यक्ति, उसके घर को कैसे चलाया जाएगा? वो व्यक्ति मर गया, और मरा किस कारण? जिस योजना को आप बड़ी महत्वाकांक्षी योजना कहते हैं, मर गया वो। आप कभी सुनने की बात नहीं करते, आप पब्लिक की बात नहीं सुनते, विपक्षी पार्टियों की बात नहीं सुनते। अच्छा,
कुछ कह दो तो आपका एक ही गुणगान है, राम मंदिर। ये और सोनी जी, मैं एक बात कहूंगा, मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक गुहार लगाऊंगा, इस देश को बर्बाद होने से बचाओ। जब तक इस देश में धर्म के नाम पे वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी अब हमारी देश की और प्रदेश की जनता का खून इसी तरह चूसती रहेगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि धर्म के नाम पे मेरी राजनीति नहीं चलेगी, निश्चित रूप से मानिए जो भी योजना चलेगी सही तरीके से चलेगी। तीसरी बात, क्या वहां दलाली कल से ही शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके नाक के नीचे ये कार्य हो रहे और उन्हें नहीं पता है। तो इस पे भी 3 कारण हो सकते हैं, या तो पता नहीं है, या उनका बस नहीं चलता, या वो जानने की कोशिश नहीं करते। मैं चलिए इन तीनों ही चीजों का जवाब ले लेते हैं। राजेश द्विवेदी जी, क्या ऐसा ही है? हालांकि लगातार समीक्षा, लगातार निरीक्षण, इसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं, और फिर ऐसी योजना किस काम की जो एक गरीब की जान ले ले? देखिए, महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, और इस महत्वाकांक्षा योजना के अंतर्गत में करोड़ों करोड़ों गरीब परिवार जो है लाभान्वित हुए हैं। रहेगी कांग्रेस की मंशा हमेशा जो है गरीब परिवार। आईएमए के डॉक्टर्स जो जुड़ते हैं उनसे आप पूछिएगा कभी इस योजना को लेकर, एक सवाल करिएगा राजेश जी, वो आंकड़े बता देंगे कि आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं वो लग्जरी गाड़ियों में आते हैं आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए। तो ये गरीबों को कैसे मिल रही है? मैडम, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, अभी कांग्रेस जवाबदेही है आपकी, बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए जिससे संतुष्टि मिले। मैंने पहले भी वक्तव्य में कहा कि ये दुखद घटना है। भारत आयुष्मान कार्ड वो गरीब परिवार के लिए बनाया जाता है जिनका इलाज संभव कभी नहीं हो पाता था। ये है इस देश की दिशा में पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो गरीबों के लिए एक महत्वाकांक्षा योजना चलाई। हुआ कैसे? अरे भाई, आप सुनेंगे, आप तो कोई मुद्दा सुनने वाले नहीं है, अपने आप को ले। ठीक है, राज शर्मा जी आपके पास आते हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पर काम किया, एक भी योजना गरीबों के राजेश जी इस बात का जवाब दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जनता ने आपको उखाड़ करके फेंक दिया तो सिर्फ आप चिल्लाने का काम करते हैं। जब आपकी सरकार की योजनाएं आती थी तो सिर्फ एक वित्त विशेष के लिए चलाई जाती थी, चाहे वो कब्रिस्तान बनाने। राजेश जी, ये इस तरीके का जवाब हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि इस तरीके का जवाब देंगे। अगर डबल इंजन की सरकार है और कोई योजना लाई गई है गरीबों के लिए, तो उस योजना का किस तरीके से उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, और ये बिचौलिए कौन है, ये दलाल किस तरीके से दलाली करते हैं और किस तरीके से ये योजना उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ये एक रैकेट है। इस पर मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। इसमें ये कह देना कि वर्तमान में जो सरकार थी उसके कार्यकाल में ऐसा हुआ, ये कंपटीशन नहीं चल रहा है। आपसे जनता जवाब मांगेगी। मैडम, हमारे साथ अवधेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। आते हैं राजेश जी, आते हैं, आपको ही जवाब देना है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। राजेश जी, और भी मेहमान हैं, सबको बराबर का समय देना होता है। राजेश जी आते हैं आपके पास, अवधेश यादव जी का रुख करेंगे। अवधेश जी, क्विट भ्रष्टाचार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, लेकिन क्विट भ्रष्टाचार का नारा किस बिहाफ पर दिया गया? क्योंकि भ्रष्टाचार ये सामने से दिखाई दे रहा है। देखिए, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, दोनों इंजन की सरकार इनकी चल रही है, उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों में चल रही है। भ्रष्टाचार का तो इतना बोलबाला है। इसी स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के इसके पहले भी आपने एक डिबेट चलाया था जिसमें कई घटनाएं घटित हुई थी, और भाजपा के प्रवक्ता ने उस समय भी यही कहा था कि ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े छापामार मंत्री इनके स्वास्थ्य विभाग के ही मंत्री हैं। अब पता नहीं आपस में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सबके इंजन आपस में टकरा रहे हैं कि कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। अभी आपने जो आयुष्मान का मुद्दा उठाया है, इसके पीछे तो इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, सीएजी की रिपोर्ट तो आपने देखी ली है, और ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये इतना बड़ा भीषण घोटाला है। मैं बता दूं कि मैं एक दिन गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की बात है,
एक व्यक्ति का ऑपरेशन होना था, बहुत गरीब आदमी था, इसलिए वो मेडिकल कॉलेज में गया। जी। फिर उसने मुझे फोन किया कि मुझसे 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड है? तो बोला हाँ मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे तत्काल पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। आप बताइए कि इनके पास कहने के लिए सब कुछ है, प्रैक्टिकली रिजल्ट मिल नहीं रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। जान चली गई, जांच का विषय है। अगर हमारे पत्रकार साथी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस मुद्दे को इतने बखूबी उठाया और उसके छानबीन में लगे रहे, उनको हम इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन ये तो ये बहुत छोटा मुद्दा है। ये आप अगर जड़ में जाएंगी, यहाँ पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया है, वहां एक एक रैकेट काम करता है। वो गरीब आदमी चूस लिया जा रहा है। ये बताइए, इसके पहले भी गरीबों की योजनाएं आती थी। योजनाएं बिल्कुल तो हर कह सरकार देना बनती चाहिए थी। कि ये गरीबों के लिए योजना नहीं है, फिर ये झूठ है। अगर इस तरीके से कहा जा रहा है कि गरीबों के लिए ये योजना लाई गई है तो ये सरासर गलत और झूठ है। और इस तरीके से मुझे लगता है गुमराह आम जनता को नहीं करना चाहिए। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे, दर्शकों की राय साझा कर लेते हैं। इस मामले में दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। समरजीत जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सर ये जो योजनाएं आती है जी, ये कांग्रेस जमाने में योजना आती थी, सपा जमाने योजना आई और बीजेपी जमाने योजना आई है। ये जितने नेता लोग हैं छोटे छोटे वाले, जी, ये दुकान खोल के बैठे हैं, तुम्हें इतना मैं दिलाऊंगा, इतना मुझे चाहिए। और हर जगह दलाली, हर जगह दलाली। इसमें कोई जाति पात नहीं है। हर नेता अपना उल्लू सीधा कर रहा है। फर्जी बीमार होके ये लोग एडमिट हो जाते हैं, आयुष्मान कार्ड का पैसा ले लेते हैं। आज के डेट में इस समय बीजेपी के जो नए नए नेता पैदा हुए हैं, ये सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर योजना कोई लॉन्च की गई है शासन स्तर से, तो मुझे लगता है उसकी मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। एक दर्शक और जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनकी भी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अरविंद जी। अरविंद जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आयुष्मान योजना को लेकर आज की जो घटना सामने आई है उससे संबंधित एक ऑडियो भी आपको सुनाना चाहते हैं। प्रत्यक्षदर्शी राघवेंद्र राजू जी ने पूरी आंखों देखा हाल आपके सामने रखा और बातचीत का जो ऑडियो है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। ठीक है अंकल। आप ये जानने वाले थे कौन? सीतापुर वाले जो मैं भर्ती कराया। हाँ बाबा। हाँ मेडिसन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में। हाँ हाँ हाँ, तो ये इनकी डेथ हो गई है, मौत हो गई है। जी जी जी। आयुष्मान कार्ड आपने इनको दिया नहीं था क्या अस्पताल? व्हाट्सअप किए थे रात में, तो बोल रहे थे इस टाइम तो नहीं हो पाएगा। अब सुबह वो लोग प्रूफ भेजे थे तो बोल रहे थे हो नहीं पाया है। किस वजह से नहीं हो पाया ये हम बात नहीं कर पाए उनसे, क्योंकि इस टाइम फिर मरीज सीरियस हो गया था तो हमने भेजा था। तो आप उनसे बात करिए ना, आयुष्मान कार्ड का क्या हुआ जब आपने व्हाट्सएप किया? आयुष्मान कार्ड वहाँ पे चलता तो ट्रामा सेंटर में क्या बात हो गई थी, वहाँ क्यों भेज दिया? यहाँ वहाँ पे बेड नहीं मिल पा रहा था ना। अच्छा, ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था कुछ वहाँ पर। इसलिए हमने कहा था दिक्कत हो रही है। प्लेटलेट इनका 30,000 ही बचा था उस टाइम। अच्छा, हमने कहा अब तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर हमने कहा तब तक एडमिट करा देते हैं कहीं पर। जी जी, ये जानते यहाँ पे ब्लड जी, ये यहाँ पे हम रहे हैं ना, मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड ही है ना। हम यहाँ सीनस हॉस्पिटल में थे पहले लखनऊ में। अच्छा, हमारे तो वो सगे आयुष्मान बाबा कार्ड- है। अरे तो आयुष्मान कार्ड तो लागू कराइए। 5 लाख का ठीक है, आयुष्मान कार्ड है उनका, जी जी तो जी। लागू करा दीजिए। बेचारे इतने गरीब ठीक, लोग हैं, ठीक। कहाँ से पैसा लाएंगे? अरे नहीं लागू होने वाला है तो बिल्कुल होगा, हम बात कर ले रहे हैं फिर अभी एक बार ठीक है आयुष्मान डॉक्टर साहब, कार्ड बात करेंगे 1 मिनट आपसे। जी। हाँ भैया क्या हुआ उत्तर अरे बात हमने हुई? आपसे बताया था कि हम ये पेशेंट मतलब जो है आयुष्मान पे नहीं ले पाएंगे ना, हमने रात में बताया था ना आपको साफ साफ। रात में ये बोले थे कि रात में नहीं हो पाएगा। हाँ। सुबह आपने बोले थे हम देख लेंगे, अगर लग जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सुनिए हाँ। हमने मतलब जो है कंजरवेटिव का आयुष्मान में नहीं लिया, अभी हमने बात कर लिया था सबसे अपने। हाँ हाँ हमने जो लिया है। चलिए, तो ये पूरा ऑडियो सुना
और समझ में भी आया होगा कि आयुष्मान कार्ड धारक को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और उधर से दलाल किस तरीके से काम करते हैं कि अरे यहाँ पर तो हमारी जान पहचान है, यहाँ पर तो हम बहुत अच्छे से सोचा कि वहाँ दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर एडमिट करा देते हैं। लेकिन इस बात का आश्वासन नहीं है, इस बात का जिक्र नहीं है कि एडमिट तो करा देते हैं लेकिन आयुष्मान कार्ड द्वारा ही वो फैसिलिटीज होंगी या फिर अलग से बिल पे करना होगा, इसका किसी भी तरीके से कोई जिक्र नहीं है। और ये दलाल किस तरीके से काम करते हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश जी का रुख करते हैं। पहले गिरीश जी की राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद अगले दर्शक का रुख करेंगे। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कहता हूँ कि पिछले 10-20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि तरह तरह के नेता आते हैं, तरह तरह की स्कीमें लाते हैं। नेता हटते हैं, स्कीमें हट जाती हैं, रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाते हैं, जांच पड़ताल कोई होती नहीं है। हजारों नहीं लाखों करोड़ का घोटाला है और घोटाला करने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, अपनों को फायदा देने के लिए योजना लाई जाती है वोट बैंक की खातिर। और जो बना हुआ स्ट्रक्चर होता है देश का, उसके अंतर्गत वो काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आता ही नहीं काम करना। तो वो हमेशा एक नई चीज लाते हैं कि जिससे हमको वो जो पुराना काम जैसे हो रहा है तो वो आता नहीं उनको करना, तो वो नई लाते हैं और नए को जब वो जाते हैं तो समेट के मुड़िया बिस्तर चले जाते हैं, सारा पैसा गायब, सारा योजना गायब। महामाया योजना आती है, कभी आवास योजना, कभी प्रधानमंत्री योजना, कभी फलानी योजना तमाम आती है और घोटाला करने के लिए ही आती है, वोट बैंक के लिए आती है। इसका योजना मतलब घोटाला मतलब भ्रष्टाचार। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश जी और ये राय महत्वपूर्ण साझा करने के लिए। अगली दर्शक ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं ज्योति यादव। हाँ मैम, जैसे गिरीश शुक्ला जी ने कहा कि वाकई में हर नेता योजना तो लाता है लेकिन उस योजना का बेनिफिट जनता तक नहीं पहुंच पाता है। बल्कि हम नाम के लिए आयुष्मान कार्ड तो बना लिया लेकिन वो जब अस्पताल पहुंचता है तो उसका कोई महत्व तो नहीं रहता है। इसके लिए शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, किसका घोटाला माना जाए। शासन ने चालू कर दिया, प्रशासन उसको लापरवाही में लेता है, डॉक्टर बिल्कुल लापरवाह। इसका मतलब क्या, ये हम किसकी जिम्मेदारी देंगे। बिल्कुल ज्योति, आपने तो कैटेगराइज कर दिया कि ये घोटाला है किसकी तरफ से, शासन स्तर पर है या प्रशासनिक स्तर पर है या अस्पताल प्रबंधन का इन्वॉल्वमेंट है। जाहिर सी बात है ये तीनों ही संलिप्त नजर आते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। राजेश द्विवेदी जी, आपका रुख करते हैं। आपने ऑडियो सुना होगा, बारीकी से ऑडियो सुना होगा, क्या समझ में आया और क्या ऐसा ही होना चाहिए, और ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे। कोई भी योजना जनहित के लिए लॉन्च की जाती है। मैडम, जो आपने अभी ऑडियो सुनाया है उस ऑडियो की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन तुरंत मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत में जिस प्रकार यदि लापरवाही हुई है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने इसको कहा है तो निश्चित है इस घटना की तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो दोषी होगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पीछे कह लेंगे। अभी एक दर्शक हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं, जो बिचौलिए, जो दलाल हैं, वो चाहे एक नेता हो चाहे वो अस्पताल प्रबंधन का कोई भी डॉक्टर हो, अगर ये छोटी छोटी दुकानें दलाली की खोल कर बैठे हैं तो ये इनको कौन बंद कराएगा। मैडम, उसी विषय पे आ रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार महोदय से हमारा एक निवेदन है कि उनके पीड़ित परिवार के घर वालों से संबंधित एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से, स्वास्थ्य मिनिस्टर जी के नाम से इसको जानी चाहिए, जिससे इस घटना का असली गुनाहगार कौन है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जांच होगी तभी ये प्रकाश में आएगा। होता क्या है कि आयुष्मान कार्ड किसी और नाम से बना होता है और अरे ये मत बताओ ना द्विवेदी जी, गलत ट्रैक पे मत लीजिए, गलत ट्रैक पे मत लीजिए। जी का याद दिखा तो रहे हैं आधार। अरे भाई सुनिएगा, या तो आप लोग उसकी गरीब परिवार की मदद करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप करो ना, अब या तो गरीब परिवार की मदद करने के लिए नहीं बैठे हैं। चलिए आप कर दीजिए राजेश जी,
आपकी जिम्मेदारी है। वैसे भी सत्ता आपकी, डबल इंजन सरकार आपकी है, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, आप कर दीजिए गरीब परिवार की आर्थिक रूप से सहायता। और अब जो स्थितियां सामने आ रही हैं और आयुष्मान जो योजना लाई गई, जिस लिहाज से लाई गई, आप इस योजना का लाभ जन जन तक हर एक गरीब को मिलना चाहिए। बस आप काम करिए जिम्मेदारी के साथ। के अंतर्गत में हर गरीब को दवा मिलेगी। इस विषय पर मैं डिबेट कर रहा हूँ और जनहित का मुद्दा है, इसको सुनने का संकल्प करें। सर आप ही को सुनते रहेंगे तो हम दर्शकों को कब सुनेंगे और मेहमानों को कब सुनेंगे? सर थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो सही रहेगा। शॉर्ट में ही मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ मैडम। मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं कहा कि असली गुनाहगार जो होगा, जांच होने के बाद में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, ये जांच कितनी लंबी जाएगी पता नहीं, और इस जांच की लंबाई चौड़ाई का कुछ पता नहीं होगा, कुछ हिसाब नहीं होगा। आते हैं सर, आपके पास लौटते हैं। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। दर्शक जुड़े हुए हैं प्रेम जी चेन्नई से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं बोलता हूँ, ये सब जो है मौजूदा सरकार का खिलाया हुआ है, डिजिटल जो बना दिया उन्होंने। इन्होंने एक नया रास्ता बनाया कि भ्रष्टाचार कैसे फैले। पहले कहते थे कि पहले के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे ही 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। इन्होंने नया रास्ता बैठाया। आप सोचिए, कैट की रिपोर्ट आई, उसमें 10 लाख आदमियों के लिए कह दिया गया कि वो मर गए हैं या कुछ भी हुआ है, उनके पैसे उठा लिए गए, या मरे हुए आदमी का इलाज का पैसा गया। कहाँ गया? बिना अधिकारियों की, सरकार के बिना इसकी सलाह मशवरे के ये काम हो ही नहीं सकता है। कितने भी बड़े हॉस्पिटलों से अगर दोस्ती सरकार की नहीं होगी, तो उनसे पैसे नहीं खाए होंगे जो भी अधिकारी है, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। सरासर ये जो शुक्रिया मामला प्रेम जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये राय साझा करने के लिए। राघवेंद्र, राजू जी आपका रुख कर लेते हैं। राजेश जी इसके बाद आपका रुख करेंगे, थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम दें थोड़ा सा। राघवेंद्र जी, डिजिटल इंडिया का सपना क्या इस तरीके से साकार होगा? इस तरीके से स्कैम, किसी भी स्कीम को लेकर स्कैम? नहीं, ये निश्चित तौर पर है कि योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं। उन योजनाओं पर कैसे पारदर्शिता लाई जाए, जनहित से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं हमारे, मैं समझता हूं राजेश जी ने भी और जो जितने तमाम लोग हैं ये संवेदनशील हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये शुक्ला जी को कम से कम इतना न्याय तो मिले कि जितने गरीब व्यक्ति से मरने के बाद भी 9,000 रुपए का भुगतान जमा कराया गया। मैंने तो स्वयं वहां उपस्थित होकर के मुझे लगा कि ये पेमेंट मैंने कहा कि भाई मेरे पास एटीएम है, अगर आप लोगों के पास एटीएम का वो हो, लाइए मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो ये तमाम सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अगर मान लीजिए सीतापुर से और यहाँ लाए गए और यहाँ के बाद उनको फिर ट्रामा सेंटर में जगह नहीं मिलती और इसके बाद मेडिसिन में ले लिया गया, अब वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ ये स्कीम लागू नहीं थी। आयुष्मान का आपके यहाँ बाहर बोर्ड लगा है, अब उसमें आप कह रहे नहीं ये केवल ऑपरेशन के लिए है। तो ये तमाम जो टेक्निकली चीजें जो बताते हैं, इन सब तमाम चीजों को जो ग्रामीण परिवेश से व्यक्ति इलाज कराने राजधानी में आया है और अपने किसी साधन संसाधन से किसी भी तरीके से कर्ज लेकर भी यहाँ तक पहुंचा, तो कम से कम व्यक्ति को इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए थी। अस्पताल प्रबंधन को भी सोचना चाहिए था कि जब वो वेंटिलेटर से उतारने से पहले कह रहे हैं कि नहीं भुगतान करिए, बिल्कुल, और 9,000 समथिंग जो भी रुपया हो उसका बिल उन लोगों के पास रहा होगा। ये वास्तव में निश्चित इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मायने नहीं रखती, और हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप समझते हैं। और ये योजनाएं इसलिए आती हैं कि किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता, व्यक्ति की जान चली जाती है, उसके बाद भी कह दिया जाता है कि ये पेमेंट कर दीजिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सुनने में वाकई मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। राजेश जी आपको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा योजना का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। जगदीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका जगदीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। यहाँ पे के चैनल अकेले प्रसारित करता है जी मैडम। ये जो है सरकारी सिस्टम है, ये चाहे जितनी ऑनलाइन वगैरह व्यवस्था कर ले, कोई भी सरकारी विभाग छूटा नहीं है। ये भ्रष्टाचार का एक सिस्टम है। इसमें हर कर्मचारी हर विभाग का बिल्कुल मिला जुला है, बिना पैसे लिए कोई कहीं काम नहीं करता। किसी विभाग में आप चले जाइए मैडम, आप शादी वर्दी में चले जाइए, सब जगह पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार किस विभाग में है।
बिल्कुल। अस्पताल और पुलिस तो इतने भ्रष्टाचार में डूबे हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश यादव जी, आखिर इन सब का जिम्मेदार किसे माना जाए? शासन को, प्रशासन को, या अस्पताल प्रबंधन को? किसको माना जाए के लिए? क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से ही आता है। अगर ये रोज जांच करते हैं, आखिर रिजल्ट क्या मिल रहा, हम तो आज तक यही नहीं समझ पाए। इनके मंत्री जी हमेशा अस्पतालों में नजर आते हैं, कहते हैं ये छापा, उनका नाम ही छापा मार मंत्री पड़ गया है, लेकिन रिजल्ट जब जीरो मिल रहा है तो यही माना जाएगा कि इनका शासन के लोगों का प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। इस सरकार में अभी हमारे एक दर्शक ने जो बताया ना, ये स्वास्थ्य विभाग हो या कोई सिस्टम हो, कोई नियंत्रण इन लोगों का सरकार में नहीं है। भ्रष्टाचार में आकंठ ये लोग डूबे हुए हैं। बिना दलाली, बिना पैसे के कोई काम नहीं जनता का हो रहा है। इसलिए अभी कभी कह दिया रात में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होगा, कभी कहेंगे ऑपरेशन में खाली लागू होगा। भैया ये गंवार जनता बेचारी गरीब जो गांव से अस्पताल तक आ रही जान बचाने अपना, उसको इतनी टेक्निकलिटी कहाँ पता है? आप कार्ड दे के पकड़ा दे रहे 5 लाख तक का इलाज आपका हो जाएगा। उस बीमारियों की एक सूची भी लंबी लिस्ट उसमें बनी हुई है, और कोई अस्पताल कह रहा हम रात में नहीं लागू करेंगे, कोई हम ऑपरेशन में लागू करेंगे, कोई। ये सब एक झूठ, ये लोग एक तरह से जनता को धोखा देने का काम शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। जब तक जनता को रिजल्ट नहीं मिलेगा, सोनी जी, ऐसे योजना लागू कर देने से और मोदी जी और योगी जी के खाली भाषण दे देने से जनता का पेट नहीं भरने वाला है। प्रैक्टिकली जमीन पर इसका असर क्या पड़ रहा है? क्योंकि ये लोग तो एक ही चीज समझे, हिंदू और मुसलमान, इसके सिवाय तो कोई इनके पास है नहीं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय को दुरुस्त करने के लिए समाजवादी सरकार में जब 102, 108 से लेकर के तमाम सेवाएं चालू की गई, तो वो कोई धर्म और जाति को लेकर नहीं की गई थी, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज इन लोग अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आज तमाम तरह के आरोप लगाने के सिवाय कोई इनके पास दूसरी जबान नहीं है। जांच करा लो। अरे क्या जांच कराओगे? इसके पहले के प्रवक्ता तब भी जांच कराएंगे, आज भी आप जांच करा रहे हो। कभी कोई रिजल्ट भी आया आज तक? आप बता दो किसी जांच का। जी बताए कब्रिस्तान, आपकी सरकार तो कब्रिस्तान को बढ़ावा देती थी। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हो आप लोग। ये तो वही बात हो गई ना राजेश जी, दाग तुम में भी है, दाग हम में भी है। अवधेश जी आते हैं, वापस लौटते हैं। राजेश जी इस बात का जवाब लेते हैं आपसे, इसके बाद रुख करेंगे राज शर्मा जी आपका। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अशोक जी रांची से जुड़े हुए हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं अशोक जी। मैडम अशोक जी, मैं रामप्रीत जी बोल रहा हूँ। मैडम जी जब आए थे तो लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन और ये स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला है जिसका हिसाब नहीं है। लोग बोलते आयुष्मान कार्ड बनाने की क्या जरूरत है? गरीब को वैसे ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, गरीबों क्यों वैसे ही होना चाहिए। अभी मेरे दोस्त एक एक्सीडेंट में जो है कि हॉस्पिटल चला गया, आयुष्मान कार्ड वहाँ नहीं चला। वो बेचारा कर्ज लेकर के जो है ब्याज में लेकर के 1,20,000 रुपया दिया रांची में। तो ये जो है कि खाली मोदी जी अपनी। चलिए एक और मामला सामने आ गया रांची का भी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। राजेश जी आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। योजना कोई भी आती ही है भ्रष्टाचार के लिए, और ऑनलाइन सारी चीजें अगर होती हैं, एक तरफ ये कहा जाता है कि ऑनलाइन से पारदर्शिता आएगी, कैसे आएगी जब एक ही व्यक्ति को एक ही नंबर लाखों व्यक्ति को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा? कैग की जो रिपोर्ट सामने आई। लेकिन सोनी जी सबसे बड़ी बात जो इसमें विडंबना क्या है, सारा जो चर्चा हो रही है उसमें राजेश जी एक बार नहीं बोले कि ट्रॉमा सेंटर में बेड ही नहीं मिला उसे। लखनऊ जैसे शहर में बेड होना मिले। चलिए वो आयुष्मान कार्ड में क्या कुछ बाध्यताएं हैं ये अभी हम पूछेंगे राजेश जी से, लेकिन आपका रुख किया है, आप इस बात का जवाब दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जवाबदेही तो राजेश जी की बनती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को और जो इन सरकार के नुमाइंदे टीवी में भी आते हैं, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं। देखिए यहाँ पे हम कोई निबंध सुनने नहीं आए हैं। हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, हम जानते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत बलवान है, और हमारे छापापार मिनिस्टर कौन है, क्या अभी यादव जी बता रहे थे, उन्होंने भी बहुत ईमानदार है। लेकिन सवाल है, ईमानदारी में तो शक डलता है, ईमानदारी में तो दाग लग गया जब आपकी नाक के नीचे
डॉक्टर मर्डर हुआ, वो कायदे से मैं उसे कहूंगा नहीं उसकी मौत हुई, ये मर्डर है। डॉक्टर पे और कंसर्न अथॉरिटी पे मर्डर का केस चलना चाहिए। ममता बनर्जी के सरकार में जब दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हो रहा था भाई साहब, वहाँ हिंदुओं की हत्या हुई, एक बार भी कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने कभी नहीं बोला, उस पे तो कभी टिप्पणी करते नहीं, डिबेट करते नहीं। आपका तो सिर्फ केवल जो है एक मिल जाए केवल आतंकवादियों को। ठीक है राज शर्मा जी आपकी बात पूरी हो गई। देखिए द्विवेदी जी ने आतंकवादी भी बता दिया इसी में। हाँ, ये राजेश द्विवेदी जी, ये इनकी भी मनोदशा खराब हो चुकी है। अरे बात हो रही है कि वो मर्डर हुआ, मैं कह रहा हूँ जानबूझ के मारा गया। वही भी समय भाई यही करा ममता बनर्जी के साथ। राजेश जी आते हैं आपके पास, बोलिएगा, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कुछ ही वक्त बचा है, समय हमारे पास भी नहीं है कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी आते हैं आपके पास, राज शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। एक बार भी कांग्रेस ने नहीं कहा, वहाँ कुछ बैठी के बंगाल में बैठ करके जो दूसरे अभी आप बताइए हरियाणा में जिस प्रकार से घटना हुई, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं। राजेश जी आप सुन पा रहे हैं? राजेश जी आप सुन पा रहे हैं? आपसे मेरा सवाल है, राजेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजेश जी आपसे मेरा सवाल है, क्या आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इस कार्ड जो दिया गया, क्या इसमें कोई बाध्यता होती है कि रात में ये लागू नहीं होगा, दिन में ही लागू होगा? ऐसी कोई बाध्यता होती है क्या? मैडम आप पहले सबसे कह दीजिएगा इस विषय को, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको सुन लें और उसके बाद फिर डिबेट पे बोलेंगे बीच में। सुन ही रहे हैं। महत्वाकांक्षा योजना है, 5 लाख रुपए का बीमा हर गरीब परिवार, चाहे ये हमें भी पता है, हमने भी इस बात को चिल्ला कर बोला है कि इसके तहत आप कितने लाख तक का इलाज करा सकते हैं, कब लॉन्च की गई, किसको मिल सकती है, ये हमें भी पता है। राजेश जी आप ये बताइए ना, क्या बाध्यता है, रात में ये लागू नहीं हो सकता? नहीं मैडम ऐसा कोई नियम नहीं है। तो फिर क्यों कहा गया यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया? आप राघवेंद्र जी को भी सुन पा रहे होंगे, उन्होंने बोला, इस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। जिसने ऐसा अपराध किया वो जांच का विषय जरूर है, उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होगी और निश्चित है। इसके संबंध में मैंने कहा कि एक पीड़ित परिवार से एप्लीकेशन जरूर दिलाएं, इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, और जहाँ भी जिस प्रकार से जो भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे तो एप्लीकेशन आप क्यों नहीं ले लेते उनसे? मलाई खा रहे हो, दलाली खा रहे हो, तो उनसे जाके क्यों नहीं लेते हो एप्लीकेशन? आप जाके एप्लीकेशन। अरे भाई आप वही, मैं अभी तो मैं नहीं कह रहा था कि सन 1948 के बाद देश का बंटवारा कराने के बाद आपने। राजेश जी आपकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, आप जहां पर बोलना चाहिए, कुछ चीजें डिफाइन करनी चाहिए, वहां पर नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां पर आपको आरोप लगाने हैं या उंगली करनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज आप सोच लीजिए, उंगली सामने वाले पर करेंगे तो कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं। राघवेंद्र जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं इस मामले को लेकर। राघवेंद्र जी, ये पूरी जो तस्वीर आपने देखी, या इससे पहले भी के न्यूज ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर पहले भी डिबेट हम कर चुके हैं, लेकिन आज की ये ताजा मामला जो सामने आया, इसको लेकर क्या लगता है, अंकुश लग पाएगा? नहीं, मुझे जो लग रहा है कि घोटाला, आपने यूरिया के नाम पे घोटाला किया, आपने चारा, घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है और किसके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, राजेश जी हमें, मुझे लगता है मीडिया को बहुत बेहतर तरीके से पता है। ठीक है राजेश जी, ठीक है। राघवेंद्र जी मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं म्यूट कराऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राजेश जी प्लीज। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी फाइनल कमेंट आपका, अनम्यूट करिएगा सर, फाइनल कमेंट आपका। आज जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है तो श्रद्धांजलि सारे लोग उनको दीजिए, किसी न किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति को उनके यहाँ भेजा जाना चाहिए, और उनका जो आयुष्मान कार्ड अगर बना था, प्रबंधन ने अगर पैसा लिया है, ये सरकार की जवाबदेही है कि उस गरीब परिवार को पूरा पैसा वापस कराया जाए। दूसरा ये है कि बहुत सारे अस्पतालों ने इस तरीके की योजनाएं अपने यहाँ ले ली हैं।
अब वो रात में लागू होंगी कि नहीं होंगी, कब लागू होंगी, कौन से स्कीम के तहत लागू होंगी, ये तमाम बात जो कही जा रही है, इन तमाम बातों की बहुत निश्चित तौर पर इसकी बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं भविष्य में इस तरीके की घटनाएं किसी की जान ना चली जाए, बिल्कुल उसके लिए गंभीरता बरतनी चाहिए। सिर्फ निरीक्षण कर देने से, जायजा लेने से नहीं हो सकता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम हमारे निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी, सूबे के मुखिया भी चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि जन जन तक, अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि जन जन तक योजनाओं का बखान करिए, हमारी क्या कुछ योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो जो लॉन्च की गई उसको आप बताइए। लेकिन ये योजनाएं जो हैं वो कूड़ में खाज का काम कर रही हैं, क्योंकि ये धरातल तक, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और किस तरीके से पहुंच रही हैं, कितनी जद्दोजहद एक आम इंसान को करना पड़ता है इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, ये आपने देखा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।